वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेहत के शोबे के लिए बजट ऐलानात पर मबनी वेबिनार को खिताब करते हुए कहा, मुस्तक़बिल में आने वाले किसी भी चैलेंज के लिए मुल्क को रहना होगा तैयार। हेल्थ सेक्टर से मुतल्लिक़ हर शोबे को मजबूत करना है ज़रूरी। कानून साज असम्बली में वक़फ़े सवालात के दौरान आज बेसिक तालीम के वज़ीर ने कहा कि गुज़िश्ता सरकार ने शिक्षा मित्रों के साथ किया था धोखा। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बढ़ाया उनका मुआवजा। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में राष्ट्रीय लोकदल के हमायतियों के जरिए किए गए तशद्दुद पर मरकजी वजीर संजीव बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और वाक़े की गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा किया। और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए JEE मेन इम्तिहान आज से मुल्क भर के 331 शहरों में शुरू। इस साल JEE मेन इम्तिहान फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में कुल 4 सेशनों में होगा मुनक़िद। आदाब, मैं हूं फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल बजट में तिब्बी शोबे में जितना बजट मख्तस किया गया है वो अब तक का सबसे ज़्यादा है। सेहत के शोबे के लिए बजट के ऐलानात पर मुनक़िद वेबिनार को खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत के हेल्थ सेक्टर की अज़मत और एतमाद में इजाफा हुआ है। बीता वर्ष एक तरह से देश के लिए, दुनिया के लिए, पूरी मानव जात के लिए और खास करके हेल्थ सेक्टर के लिए एक प्रकार से अग्नि परीक्षा की तरह रहा था। मुझे खुशी है कि आप सभी देश का हेल्थ सेक्टर इस अग्नि परीक्षा में हम सफल हुए हैं। अनेकों की जिंदगी बचाने में हम कामयाब रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि हमें सिर्फ आज ही की वबा से नहीं लड़ना है, बल्कि मुस्तक़बिल में भी आने वाली ऐसी किसी भी सूरत हाल के लिए मुल्क को तैयार रहना है। इसलिए हेल्थ सेक्टर से मुतल्लिक़ हर शोबे को मजबूत बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्र को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर मेडिसिन्स तक, वेंटिलेटर से लेकर वैक्सीन्स तक, साइंटिफिक रिसर्च से लेकर के सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक, डॉक्टर से लेकर के एपिडेमियोलॉजिस्ट तक, हमें सभी पर ध्यान देना है ताकि देश में भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहें। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि भारत को सेहतमंद रखने के लिए 4 मोर्चों पर हम एक साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क से टीबी को खत्म करने के लिए हमने 2025 तक का निशाना रखा है। टीबी को खत्म करने के लिए दुनिया ने 2030 का टारगेट रखा है, भारत ने 2025 तक का लक्ष्य रखा है। और मैं चाहूंगा कि टीबी की तरफ से इस समय विशेष ध्यान इसलिए देने के लिए मैं कहूंगा कि टीबी भी एक प्रकार से इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट से ही फैलती है। टीबी की रोकथाम में भी मास्क पहनना, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये सारी बातें अहम है। ऐसे में कोरोना काल में जो हमें अनुभव मिला है, जो एक प्रकार से हिंदुस्तान के कॉमन मैन तक पहुंच चुका है, अब उसी हमारी प्रैक्टिसेस को हम टीबी के क्षेत्र में भी उसी मोड में काम करेंगे तो टीबी से जो हमें लड़ाई लड़नी है बहुत आसानी से हम जीत सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज IIT खड़गपुर में 66वें जलसा तक़सीम इस्नाद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज का दिन IIT खड़गपुर सिर्फ तलबा के लिए नहीं बल्कि नए भारत की तामीर के लिए भी उतना ही अहम है। इस अदारे को मुल्क के 21वीं सदी के भारत के लिए मुल्क में बन रहे इकोसिस्टम में क़यादत की भी उम्मीद है। इस संस्थान से देश को
21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत में बन रहे नए इकोसिस्टम के लिए नई लीडरशिप की भी उम्मीद है। नया इकोसिस्टम हमारे स्टार्टअप्स की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे इनोवेशन रिसर्च की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में और नया इकोसिस्टम देश की प्रशासनिक व्यवस्था में। इस कैंपस से निकलकर आपको सिर्फ अपना नया जीवन ही स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि आपको देश के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले स्वयं में एक स्टार्टअप भी बनना है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज कानून साज काउंसिल में कहा कि रियासत के नौजवानों और बच्चों के लिए खेल के मैदान का बंदोबस्त देही पंचायत की सतह तक करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि देही फंड के जरिए ओपन जिम कायम किए जाएं और उन सब जगहों पर जहां स्कूलों में खेलने का बंदोबस्त नहीं है वहां पर खेल के मैदान का बंदोबस्त किया जाए। प्रदेश के अंदर उन सभी ग्राम पंचायतों में कहीं पर खेल विभाग के द्वारा, कहीं पे युवा कल्याण विभाग के द्वारा और कहीं पर मनरेगा योजना के अंतर्गत खेल के मैदान को प्राथमिकता दी जा रही है। और हमारा प्रयास है न केवल विकासखंड स्तर पर बल्कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी, और ग्राम पंचायत स्तर पर भी अगर प्राथमिक विद्यालय के पास वो जगह मिल जाए या उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास जगह मिल जाए, वहां पर खेल का मैदान विकसित किया जाए, जिससे बच्चों के साथ साथ गांव के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक सार्वजनिक स्थल उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही वहां पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को इस बात के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि स्टेट फाइनेंस की ओर से जो पैसा जाता है उस धनराशि का उपयोग इस रूप में हो कि ग्राम निधि के माध्यम से हम वहां पे ओपन जिम की स्थापना भी कर सके। आप देख रहे होंगे पिछले 2 वर्ष के दौरान, व्यक्तिगत 1 वर्ष जो कोरोना के खिलाफ प्रदेश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में आप देख रहे हो हमारा ज्यादा हो गया 3 वर्ष तो कोरोना, लेकिन प्रदेश सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है कि प्रदेश के अपने युवा ऊर्जा के लिए और खासतौर पर बच्चों के लिए खेल कूद के लिए हर गांव में खेल का मैदान उपलब्ध हो। जहां पर विद्यालय के आसपास जगह नहीं है तो अगर इंटरचेंज भी करना पड़े तो जिलाधिकारियों से सारे में निर्देश दिए गए हैं कि वे इसको एक्सचेंज करके भी विद्यालय के आसपास अगर खेल की जगह के लिए खेल के मैदान के लिए जगह उपलब्ध हो सकती तो उसको करवाने की व्यवस्था करें। कानून साज काउंसिल की कार्रवाई में आज वक्फ सवाल के दौरान जवाब देते हुए रियासत के बेसिक तालीम के वजीर सतीश द्विवेदी ने कहा कि शिक्षा मित्रों के साथ गुज़िश्ता सरकार ने धोखा किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उनके मुआवजे को 3 गुना किया है। इसके साथ ही वक्फ सवालात में जल शक्ति के वजीर महेंद्र सिंह ने कहा कि जालाबारी से मुतासिर सभी किसानों के लिए सरकार के जरिए नुकसान की तलाफी के लिए मुनासिब कार्रवाई की गई है। गरीबों की बात करने वाली सरकारों के समय में लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटकर जो हवेलियां खड़ी की गई थी, आज गरीबों का घर बनाने के लिए वो हवेलियां ध्वस्त की जा रही है। और गरीबों की बात करना वास्तव में गरीबों के लिए काम करना, इन दोनों में अंतर है। आज योगी सरकार गरीबों के लिए हर क्षण हर पल काम कर रही है। एक भी ऐसी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है जिसका निस्तारण न कर दिया गया हो, और पूरी सूचना मान्यवर अगर कहेंगे तो मैं पढ़ के भी सुना सकता हूं। जहां कहीं भी ओलावृष्टि हुई थी तत्काल एक्शन लेते हुए सरकार ने उसका पूरा प्रावधान किया, और जिन किसानों की फसल नष्ट हुई थी, ये 2015 के जो भारत सरकार का नियम है, इससे जो लोग भी आच्छादित होते थे उनको पूरी तरीके से जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा सहायता दी जा चुकी है। तो ऐसा कोई भी केस पेंडिंग नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मान्यवर आपने कहा कि किसानों की हितैषी सरकार बनती है, मैं इनका सम्मान करता हूं, और निश्चित रूप से 2015 से पहले के भारत में इस तरीके की जो व्यवस्था थी और आज की व्यवस्था
मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं मैं कि 50% फसल नष्ट होने पर उनको लाभ मिलता था, उसको घटा करके उन्होंने 33% या उससे अधिक फसल नष्ट होने पर पूरी तरीके से उनको राहत देने का काम किया। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में कौमी लोकदल के हिमायतियों के जरिए किए गए तशद्दुद पर आज मरकजी वजीर संजीव बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर मरकजी वजीर संजीव बालियान ने कहा कि वो कल के वाक़े से रंजीदा हैं और समाज को कभी बंटना नहीं देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि कौमी लोकदल की ज़हनियत सही नहीं है और वह लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है। संजीव बालियान ने वाक़े की गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा किया है। दरअसल संजीव बालियान दोशंबे को मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में ताज़ियत के लिए गए थे। संजीव बालियान पहुंचे तो वहां मौजूद राष्ट्रीय लोकदल के हिमायतियों ने मरकजी वजीर की मुखालफत की और उनके हिमायतियों के साथ मारपीट भी की। कल राजवीर सिंह किसान सोरम के एक आम परिवार से उनकी 13वीं थी। करीब 2:30-3 बजे के बीच में उनके रस्म पगड़ी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं सोरम गांव पहुंचा था। ये कोई पहली बार में नहीं गया। पिछले 7 वर्षों में मुजफ्फरनगर की जनता मेरा परिवार है और अपने परिवार के हर सुख और दुख, शादी हो, 13वीं हो, कोई भी घटना हो, उसमें शामिल होना मैंने हमेशा अपना कर्तव्य समझा है। जब मैं रस्म पगड़ी में अंदर मौजूद था, राष्ट्रीय लोकदल के ब्लॉक अध्यक्ष और 4-5 लोग हो जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, घोषित कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने वहां पहुंचा, वहां बदतमीजी शुरू करी, वहां नारेबाजी शुरू करी और बहुत ही अभद्र व्यवहार। जिस परिवार के घर 13वीं हो, चाहे कैसा माहौल हो कि किसी ने अपना खोया हो और मैं संवेदनाएं प्रकट करने और रस्म पगड़ी पे वहां मौजूद हूं, उस समय ऐसा करना नितांत मैं समझता हूं कि एक ऐसा कृत्य है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। करगिल में शहीद हुए कैप्टन पंकज अरोड़ा की याद में बरेली में बनाए जा रहे शहीद पार्क का मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर संतोष गंगवार ने मुआयना किया। उन्होंने अफसरान को जल्द काम पूरा करने की हिदायत भी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार मुल्क के हर तबके के लिए फिक्रमंद है, जिसमें सबसे अहम है मुल्क का मजदूर। उन्होंने कहा कि मजदूरों को अब ESIC की सहूलियत निजी अस्पतालों में देने का बंदोबस्त किया गया है। बैन इंडिया के तहत निजी अस्पतालों को ESIC के तहत जोड़ा जा रहा है। जहां वजारत मेहनत के ESIC अस्पताल नहीं होंगे, वहां ESIC की पूल में जोड़े गए अस्पतालों में मजदूरों का इलाज किया जाएगा। वास्तव में प्रधानमंत्री जी की रुचि है कि देश में चाहे कहीं पर भी मजदूर हो, उसको सुविधा मिले स्वास्थ्य की। तो हमने निर्णय लिया है कि देश के उन स्थानों पर जहां पर हमारी सीधी स्वास्थ्य की चिंता की व्यवस्था नहीं है, वहां पर किसी न किसी अस्पताल को जोड़कर ये चिंता की जाएगी और स्वास्थ्य की सेवाएं मिलेंगी। कोई भी मजदूर इससे वंचित न रहे कि मुझको सेवा नहीं मिल रही है। बांदा में ज़रई यूनिवर्सिटी में मुनक़िद 3 रोज़ा इलाकाई किसान मेले में मरकजी वज़ीर ज़राअत कैलाश चौधरी ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। 20 फरवरी से 22 मार्च तक इस किसान मेले में 7 रियासतों से आए हज़ारों किसान और ज़रई साइंसदान शामिल हुए। इस दौरान किसानों के मसाइल को हल करने और तरक्की के लिए तफसील से बातचीत की गई। मरकजी वजीर के अलावा रियासत के वजीर ममलिकत बराए ज़राअत लाखन सिंह और बांदा के रुकन पार्लियामेंट RK पटेल भी मौजूद रहे। निश्चित रूप से बुंदेलखंड के लिए अगर बात करें तो ये क्षेत्र है, वास्तव में यहाँ पर अगर कृषि के अंदर बहुत कुछ पोटेंशियल है। यहाँ पर दलहन हो, तिलहन हो, उसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से बहुत कुछ लाभ लिया जाता है। सरकार की योजना है कि 10,000 FPU बनाए, 10,000 FPU भी बनेंगे। तो उसके लिए जो यहाँ का टारगेट है उसको भी आज मोदी जी की सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसी तरह से यहाँ पर FPU बने और जो किसानों को सब्सिडी मिल रही है केंद्र की और राज्य सरकार की योजना की, तो उनके द्वारा हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र है उसके अंदर भी हम कृषि किसानों के उत्पादन को बढ़ाएं और किसान को लागत अच्छी मिले। इसके लिए ये इस मेले के माध्यम से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दर्जे फेरी ज़ातों से मुतालिक माली और तरक्याती कारपोरेशन के सदर लालजी निर्मल ने कहा है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। लालजी निर्मल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अम्बेडकर के मानने वालों को अखिलेश यादव नज़रअंदाज करते हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए वक्तन फ़वक्तन
दलितों से मोहब्बत का दिखावा करते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। अखिलेश यादव को पूरे देश का दलित पहचान गया है और मेरा तो ये कहना है कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है और वे इस बात को जान चुके हैं। इसीलिए अखिलेश यादव जी जहां पर भी चुनाव लड़ते हैं वह सबसे पहले जातीय समीकरण देखते हैं। उनकी जाति विशेष के लोग जिस क्षेत्र में ज्यादा हैं वे वहीं से चुनाव की लड़ने की हिम्मत करते हैं और आजमगढ़ को उन्होंने इसीलिए चुना। अखिलेश यादव पूरी तरह से जातिवाद की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं और खुले रूप से दलित विरोधी हैं। दलित महापुरुषों से जो उनका लगाव है पूरी तरह से छद्म है। वे अंबेडकर को नहीं औरंगजेब को प्यार करते हैं। इसलिए देश के दलितों की ओर से मेरा यह कहना है, मैंने अपील भी किया है कि समाजवादी पार्टी और उनके नेता अखिलेश यादव का दलित बहिष्कार करें, क्योंकि अंबेडकरवाद का जो विरोध करता है, जो अंबेडकर का विरोधी है, वो दलितों का विरोधी है। अखिल भारतीय इंजीनियरिंग दाखिला इम्तहानात की तैयारी कर रहे तलबा के लिए आज अहम दिन है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई मेन इम्तहान आज से मुल्क भर के 331 शहरों में शुरू हो गया है। इस साल जेईई मेन इम्तहान फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई कुल 4 सेशन में मुनक्किद होगा। पहले सेशन 23 से 26 फरवरी तक चलेगा। तलबा अपने सहूलत के मुताबिक किसी भी सेशन में इम्तिहान में शामिल हो सकते हैं। अगर कोई तालिब इल्म एक से ज़्यादा सेशन में शामिल होता है तो मेरिट लिस्ट में उसके सबसे ज़्यादा स्कोर को शामिल किया जाएगा। इम्तिहान मुनक्किद करने वाला इदारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक फरवरी सेशन के लिए 6,61,000 से ज़्यादा तलबा ने दरख्वास्त दी है। इस साल पहली बार जेईई मेन इम्तिहान 13 ज़ुबानों में मुनक्किद होगा, जिनमें हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा असमिया, बंगला, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, उर्दू और गुजराती ज़ुबानें शामिल हैं। वाराणसी के नदेसर वाक़े धोबी घाट पर संत गाडगे स्मारक पर आज धोबी समाज के सैकड़ों लोगों ने संत गाडगे के 145वें पैदाइश धूमधाम से मनाया। इस मौके पर हुए मुज़ाकरे में समाज में उनके अहम किरदार के लिए संत गाडगे को याद किया गया। संत गाडगे के एक कौमी संत थे। उनकी पैदाइश 23 फरवरी सन 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में हुई थी। संत गाडगे शुरू से ही समाजी इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ थे और मसावी ख़यालात के हामी थे। तालीम उनकी कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन तालीम के लिए उन्होंने बेमिसाल काम किया। वो इस वक्त की सफाई सुथराई मुहिम के बानी थे। ज़मीनें वहाँ के साहूकार ने वह कर्ज देकर जो है रेहन देकर लिया था और वो पैसा लेते जाता था। पैसा पूरा होने के बाद भी वह उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो पहला काम इनकी शुरुआत वहीं से हुई। जब वो हलवाहों के साथ उस ज़मीन को जोतने गया तो ये अकेले लाठी लेके खड़ा हो गए और रोक दिए उसका हल में, और अंत में वो कामयाब नहीं हुआ, वापस लौट गया। वहीं से एक प्रचार हुआ कि फलाने का बेटा, फलाने का नाती साहूकार का इस तरीके से विरोध करके जो है ज़मीन पर अपना कब्जा वापस ले लिया और फिर इनकी जो है प्रचार होने लगा। तो इन्होंने चरवाहों की मंडली बनाया, भजन मंडली महाराष्ट्र में ज़्यादा चलती है, और उसके माध्यम से अपना भजन कीर्तन करते थे, अपनी बात लोगों को समझाते थे। और शुरुआत में ये जब 29 वर्ष की आयु में ये सारी व्यथा समाज की देखकर घर द्वार छोड़ के अपना निकल दिए रात के अंधेरे में, और शरीर पर फटे चिथड़े कपड़े और हाथ में जो है एक मटका था और झाड़ू था। ये जिस रास्ते से चलते थे उस रास्ते की सफाई स्वयं करते हुए चलते थे। सरकार की एक ज़िला एक पैदावार स्कीम से अमरोहा की ढोलक सनत को बड़ा फ़ायदा पहुंचा है। स्कीम के तहत अमरोहा के ढोलक कारोबारियों को जहां आसानी से कर्ज मिल रहा है, वहीं कर्ज पर 25% तक सब्सिडी दिए जाने से उनके कारोबार में तेज़ी आ गई है। खुद कफील भारत के तहत लोकल फॉर वोकल के ज़रिए ढोलक कारोबारियों में नई
इस जगह मिली है। इसके साथ ही 27 फरवरी से मुनक़िद होने वाले मुल्क के पहले वर्चुअल टॉय फेयर में अमरोहा के ढोलक कारोबारी हिस्सा लेने के लिए काफ़ी पुरजोश हैं। अमरोहा के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की मांग बड़े पैमाने पर अब गैर ममालिक में भी है, लेकिन कोई बड़ा प्लेटफार्म न मिलने की वजह से ये कारोबार अपनी पहचान खोता जा रहा है। ऐसे में वर्चुअल टॉय फेयर इस कारोबार को नया प्लेटफार्म और नई बुलंदियां देने में कारगर साबित होगा और उनकी मसनूआत मुल्क ही नहीं बल्कि गैर ममालिक में भी लोगों को लुभाने में कामयाब रहेंगी। लोकल फॉर वोकल बनाने से एक तो हमारे के कारीगर जो छोटा छोटा काम करते थे वो उनको इम्प्रूवमेंट मिलेगा काम करने के अंदर, और ये टॉय फेयर जो लगा रहे हैं वर्चुअल, इससे पूरे इंडिया में, देश में और विदेश के अंदर भी हमारा सब देखने को मिलेगा। तो हमें उम्मीद है इससे हमारा काम बहुत तेज़ी से आगे डेवलप होगा। इसीलिए हम इसको थोड़ा नए नए मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं इसके अंदर, जो टॉय फेयर के अंदर हमने आइटम लगाई हैं। दूसरा, योगी जी से हमें बहुत उम्मीद है। योगी जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर हमारे इस उद्योग को शामिल कर बहुत सुविधाएं दी हैं यहाँ पर, और छोटे छोटे कारखाने भी चालू हो गए हैं जिससे उनको फाइनेंस की सुविधा भी मिली है, और प्रचार भी देश विदेश के अंदर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स का हो रहा है। अमरोहा की हमारी जो ढोलक है वो आदिकाल से बनती आ रही है, और फेमस भी अमरोहा का नाम जो ढोलक के नाम से है, और ODOP में इसे चुना गया ढोलक को, और इससे जो है काफ़ी हमें फ़ायदा मिला है। हमें लॉकडाउन के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हो गई थी, जिसमें हमें लोन भी मिला है ODOP के तहत, जिसमें 25% सब्सिडी के साथ है गवर्नमेंट की। और लोकल फॉर वोकल के लिए बहुत अच्छा प्रयास है ये, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार को। और दूसरा ये है कि टॉय फेयर लगने जा रहा है, जिसमें हमारी एक वेबसाइट भी क्रिएट कराई गई है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, यहाँ से जो वीडियोग्राफी वगैरह होकर गई है वो तैयार हो रहा है, और मुझे लगता है कि उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। जो इंडिया में मैं समझता हूँ पहली बार है ऐसे फ्री में जो गवर्नमेंट ने ये तैयार किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना में हमारे अमरोहा जिले का कारोबार शामिल किया गया है, जिससे इस डूबते हुए कारोबार में कुछ जान पड़ी है। अब सरकार 27 फरवरी से जो खिलौना मेले का आयोजन कर रही है, इसमें हमारे ढोलक उत्पाद रखे जाएंगे, जिससे हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे कारोबार को नए पंख लगेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू की गई सफाई सुथराई मुहिम का असर अब बुंदेलखंड में भी नजर आने लगा है। ललितपुर में इनफरादी इजाबत खानों के बाद अब इज्तमाई इजाबत खानों की तामीर का काम फ़ायदा भी दिखाई देने लगा है। जिला पंचायत राज के महकमे के जरिए 402 के निशाने के मुकाबले में 254 ग्राम पंचायतों में इज्तमाई इजाबत खानों की तामीर का काम हुआ। कौमी देही गुजर बसर मिशन के ज़रिए तश्कील दिए गए ख़वातीन के ग्रुपों के ज़रिए जदीद और सहूलियात से पुर इजाबत खानों ने काम करना शुरू कर दिया है। सरकार की इन कोशिशों से जहां अब अवामी मकामात पर सफाई सुथराई रखने में बड़ा ताउन मिलने लगा है। हम पहले कुछ काम नहीं करते थे, अब काम मिल गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, और शौचालय का सुमन नाम है श्री राम विकलांग समूह से शौचालय का काम मिल गया है। शौचालय साफ सफाई हम सब कुछ हमारे शौचालय, हमारे पति है विकलांग, ड्रेस का कपड़ा मिला है, सब हमारे पति सिलते हैं, और सब हमारे बाल बच्चे भी छोटे छोटे हैं सर, हम उसका पालन पोषण करते हैं। मेरे गांव में ये शौचालय बनवा गया है, और समूह की महिलाएं देख रेख करेंगी और उनको रोजगार मिलेगा। इससे हमारी समूह की बहनों को एक रोजगार मिला है, और यहाँ ये शौचालय हरिजन बस्ती में बना हुआ है। यहाँ पर गरीब व्यक्तियों को भी बहुत लाभ हुआ है। यहाँ पर गंदगी फैली हुई थी, अब वो नहीं फैल रही है, और यहाँ पर सभी लोग उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर सुबह 50 से 60 आदमी आते हैं, और बहनें भी आती हैं, उन लोगों को भी यहाँ आने में असुविधा नहीं होती है। माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारी पंचायत में करीब 1200 शौचालय बनाए गए हैं, और एक ये सामुदायिक शौचालय बनाया गया है जो कि अभी निर्माणाधीन है। इसका संचालन के लिए समूह की महिलाएं हैं जो इसका संचालन करेंगी, और उनका रोजगार भी बढ़ेगा, और सारे गांव में स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ललितपुर जनपद में लगभग सभी परिवारों में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है। हमारे दूसरे चरण पे समस्त 415 ग्राम पंचायतों में 402 ग्राम पंचायतों पे हम सामुदायिक शौचालय का निर्माण करा रहे हैं।
आज की तारीख पे हम 254 सामुदायिक शौचालय हम बना चुके हैं। शेष हमारे फरवरी के अंत तक हमारे सभी सामुदायिक शौचालय पूर्ण हो जाएंगे। रेशम के कीड़े पालने वाली खातून किसानों को रियासती सरकार के ताउन से एमिटी यूनिवर्सिटी के जरिए एहतमाम 5 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इसमें लखनऊ, बहराइच और गोंडा के खातून किसानों को शामिल किया गया। उन्हें कैसे अच्छा और ज़्यादा रेशम तैयार करना है इसकी जानकारी दी गई। रेशम के कीड़ों को क्या बीमारी होती है और कैसे उनका बचाव किया जाए इसके बारे में भी तरबियत दी गई। डॉक्टर शालिनी सिंह ने कहा है कि ये ख़वातीन यहाँ से जाकर आसपास के किसानों को भी बेदार करेंगी जिससे उनकी आमदनी दुगनी हो सके। शहतूत की खेती के साथ दूसरी खेती भी की जा सकती है, इसकी तरबियत भी इन लोगों को दी गई है। दूर दूर से आई खातून किसानों ने कहा कि इस तरबियत के बाद हम रेशम की पैदावार में अच्छा काम कर सकेंगे। वहीं ज़रूरी साइंसदानों ने भी इन ख़वातीन को कई तरह की अहम जानकारियाँ दी हैं। ये प्रशिक्षण जो है वो विशेष रूप से शहतूती रेशम के ही ऊपर हुआ है और शहतूती रेशम में जैसा कि जिसकी आवश्यकता होती है, सबसे पहले हम शहतूत का पेड़ लगाते हैं। तो पेड़ लगाने की विधि नर्सरी से लेकर के और पत्ते तोड़ने तक की उसमें बताया गया है। इसके बाद में इनको कीट पालन कैसे करें, कीट पालन के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। और कीट पालन के बाद में एक और महत्वपूर्ण विषय होता है, वो होता है सीड प्रोडक्शन का, तो उसके बारे में बताया गया है। तो अब ये महिलाएं, वैसे तो इसमें अधिकांश महिलाएं पहले से करती आ रही हैं, अब इस प्रशिक्षण के माध्यम से इनको नई नई जानकारियां मिली हैं, उससे इनको आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। जी देखिए, इसके पीछे जो मंशा थी मेरी कि मैंने वुमेन फार्मर को ही टारगेट किया और रूरल वुमेन फार्मर को, क्योंकि जो हमारा जो रेशम पे जो कार्य चल रहा है, थोड़ा सा प्रदेश हमारा पीछे तो है ही, तो उसमें हमारी महिलाएं जो हैं, हमारी जो सरकार है वो बहुत सारी सब्सिडी भी दे रही है उन लोगों को। तो मुझे ये था कि अगर हम महिलाओं को जो इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर उनको लेकर हम ठीक से ट्रेनिंग कराएं, उनको एक ठीक से जानकारी दें हमारे अलग अलग विशेषज्ञों को लेकर, तो जो बेचारी इतनी मेहनत कर रही हैं, तो शायद थोड़ी सी जब जानकारी मिल जाएगी तो उनकी लागत बढ़ जाएगी और उनकी जो समस्याएं हैं वो हम तक पहुंचेंगी, उससे उनको छुटकारा मिल पाएगा। जो कीट पालन में है उसमें भी साल में जैसे कीड़े के अनुसार है कि जिससे कीड़े नहीं मर जाते हैं, तो उसमें 1.5 से 2 कुंटल तक के पैदावार हो जाती है। जो कीड़े मर जाते हैं तो कुंटल से भी कम हो जाता है। तो चूँकि मैम शालिनी मैम ने ये बहुत अच्छा किया कि महिलाओं को प्रशिक्षण दिया कि महिलाएं इसमें ट्रेंड हों और वो घर बैठे कुछ ना कुछ कमा सकें, कुछ अपने लिए, हर सबके सामने हाथ ना फैलाएं ये चीज़ें। तो मैं मैम का ये तो सर मैं बहुत धन्यवाद करूंगी शालिनी मैम का कि उन्होंने महिलाओं का ये कार्यक्रम जो रखा है बहुत अच्छा रखा है और मुझे पूरा भरोसा है कि इससे महिलाओं की आय दुगनी जरूर होगी, जो भी यहाँ समझाया गया है। अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेहत के शोबे के लिए बजट ऐलानात पर मबनी वेबिनार को खिताब करते हुए कहा, मुस्तकबिल में आने वाले किसी भी चैलेंज के लिए मुल्क को रहना होगा तैयार। हेल्थ सेक्टर से मुतल्लिक हर शोबे को मजबूत करना है ज़रूरी। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में राष्ट्रीय लोकदल के हिमायतियों के जरिए किए गए तशद्दुद पर मरकजी वजीर संजीव बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और वाक़े की गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा किया। और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई मेन इम्तिहान आज से मुल्क भर के 331 शहरों में शुरू। इस साल जेईई मेन इम्तिहान फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में कुल 4 सेशनों में होगा मुनक्किद। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाज़त दीजिए, आदाब।